जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7वीं का भूगोल का अध्याय 6, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्यक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सेकंड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। ठीक है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। हमें ऑप्शन है शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष, छुप और सदाबहार वन। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, देवदार एवं जो है तो फर किसके प्रकार हैं, शंकुधारी वृक्ष के हैं। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वन जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, शंकुधारी वृक्ष इस प्रकार के होते हैं जो कि जो है तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पर्वतों में ऊंचाई पर जाने से पर्वतों की जो ऊंचाई वाला भाग होता है वहाँ पे बर्फ पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पड़ने के कारण जो है तो वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि बर्फ अगर पड़े इनमें तो जो है तो यहाँ से फिसल करके सीधे इस तरह से नीचे आ जाए, इसीलिए जो है तो इस प्रकार के वन जो है तो शंकुधारी वृक्ष जो है तो पर्वतों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों क्यों और जो है तो इसमें इसलिए भी इस तरह के वृक्ष वहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। हमें ऑप्शन है शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष, छुप और सदाबहार वन। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, यह देवदार एवं फर के प्रकार हैं। शंकुधारी वृक्ष इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो है तो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष इस प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि यह जो है तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है तो बर्फ पड़ती है इसलिए वहाँ पे इस प्रकार के पाए जाते हैं, ताकि अगर इसमें बर्फ पड़े तो ये फिसल करके इस तरह से जो है तो नीचे आ जाए। ठीक है, इसीलिए जो है तो पर्वतीय क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि देवदार एवं फर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है कृष्णा नदी, अमेजन नदी, नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इसका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी जो है तो नदी है ये। इस नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 66-50 किलोमीटर, कितना 66-50 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम मील में बात करें इसी को तो लगभग 41-32 मील। ठीक है, 41-32 मील मतलब 66-50 किलोमीटर है इसकी लंबाई और मील में कितना 41-32 मील है। ठीक है, और यह जो है तो अफ्रीका की सबसे बड़ी जो है तो झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सबसे बड़ी नदी को तो देख लिया। अगर हम बात करें सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी और चौड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है, अमेजन नदी है। कौन सी है, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी यह जो है तो सबसे लंबी और चौड़ी नदी है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4000 मीटर, 4000 मील
कितनी है, 4000 मील है। ठीक है, लगभग 6400 किलोमीटर, कितना, 6400 किलोमीटर जो है तो ये लंबी है। ठीक है, और यह चौड़ी भी है। ठीक है, होने के साथ साथ मतलब लंबी होने के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अन्य हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा वन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है टोपियोका, अनानास, शकरकंद और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मतलब वर्षा वन में जो है तो टोपियोका भी उगाया जाता है, अनानास भी उगाया जाता है, शकरकंद, ये जो है तो तीनों फसलें जो हैं, ये तीन के तीनों फसलें जो है तो वर्षा वन में उगाई जाती हैं और इनको जो है तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लगभग 150 सेंटीमीटर कम से कम बारिश की, इससे इतना पानी तो चाहिए ही इनको, 150 सेंटीमीटर वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों ही जो, ये तीनों ही फसलें जो हैं ये रस वाली फसलें हैं, तीनों ही फसलों में रस निकलता है और रस अगर है फसलों में तो उसके लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्षा वन में महिलाएं क्या करती हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है शिकार करती हैं, मछली पकड़ती हैं, फसलों का काम करती हैं और लकड़ी का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो ऑप्शन है सी नंबर वाला सही हो जाता है, फसलों का काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि वर्षा वन वाले क्षेत्रों में केवल फसलें उगाती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो फसलों के उगाने का काम करती हैं, मतलब जो है तो फसलों को बोने का, काटने का, उनको निदाई करने का। ठीक है, और जो है तो उन्हें जो है तो रोपाई करने का, मतलब इस तरीके का, मतलब फसलों वाला काम जो है तो वहाँ की महिलाएं करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं, तो ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियाँ जो है तो इसका निर्माण करती हैं, किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। दोस्तों अगर हम बेसिन की बात करें कि बेसिन क्या है, तो जैसे ये जो है तो मुख्य नदी है, इसमें जो है तो बहुत सारा जल बह रहा है, ये नदी आई, ये नदी, ये नदी, ये सहायक नदियां हैं, ये आ करके इसमें जल सम्मिलित कर देती हैं, तो यहाँ का जल तो आकर इसमें मिल गया, यहाँ मिल गया, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है तो पानी की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो भी पानी होता है वो नदियों के माध्यम से आकर इस मुख्य नदी में मिल करके वहाँ से बहकर दूसरी जगह चला जाता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, मतलब जहाँ से पानी शाखाओं से बहकर आकर मुख्य शाखा में मिल जाता है वही जो है तो बेसिन कहलाता है, वह क्षेत्र जहाँ से पानी आ जाता है। जैसे यहाँ से पानी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे पानी की किल्लत होगी, यहाँ आ गया यहाँ पे किल्लत होगी, यहाँ आ गया यहाँ पे किल्लत होगी। ठीक है, ये जो है तो क्या कहलाता है, यही जो है तो बेसिन कहलाता है। ठीक है, यही जो है तो बेसिन कहलाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। हमें ऑप्शन है यमुना, घाघरा, सोन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो है तो उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना भी है, घाघरा भी है और सोन नदी है। ये सारी नदियाँ जो है तो जैसे ये मुख्य नदी है, ठीक है, पहले क्या होता है, पहले इसमें जो है तो एक नदी आती है, इस तरीके से एक नदी आकर बह रही होती है, उसी में दूसरी आकर मिल जाती है तो फिर थोड़ा मोटी हो जाती है, कुछ दूर चलती है ये, फिर एक और आ जाती है तो और मोटी हो जाती है। ठीक है, फिर कुछ दूर चलती है, फिर एक और आकर मिलती है तो और ज़्यादा मोटी हो जाती है ये। ठीक है, फिर चलती है, फिर एक और आकर मिल जाती है तो और ज़्यादा और मोटी हो जाती है ये। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है तो नदी का निर्माण होता है, मुख्य नदी का निर्माण। ठीक है, तो ये जो है तो कौन सी नदी हो गई, ये हो गई गंगा नदी, गंगा नदी। और इसकी ये सहायक नदियाँ हो गई, यमुना हो गई, यमुना। ठीक है, घाघरा, यमुना, घाघरा और सोन, इस तरीके की ये सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां इसलिए क्योंकि यह नदी के बनने में इन नदियों ने अपना योगदान दिया है। अगर ये नदियां आकर इसमें नहीं मिलती तो यह गंगा नदी नहीं कहलाती, नदी का निर्माण ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सहायक नदियों को जो है तो नदी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी तंत्र। ठीक है, सहायक नदियों को क्या कहते हैं, नदी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को, जैसे कि ऑप्शन है जनसंख्या, जनसंख्या क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसमें जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जो है तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसको, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, ठीक है, उनकी जनसंख्या को, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जनसंख्या को जो है तो क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर अगर एक व्यक्ति है या कि 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति बसे हुए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। घनत्व का मतलब होता है सघनता। क्या होती है, सघनता होती है। घनत्व का मतलब सघनता होता है। ठीक है, सघन बसे हुए। उसके बाद है जो है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि चावल कहाँ का मुख्य भोजन है। चावल, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन, कोलकाता। ठीक है, तो कहाँ का है ये, तो ये कोलकाता का है। चावल जो है तो मुख्य भोजन है कोलकाता का। ठीक है, जबकि जो है तो गंगा बेसिन, अफ्रीका और अमेजन का नहीं है, केवल कहाँ का है, कोलकाता का है मुख्य भोजन। दोस्तों, चावल भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। खाद्य का मतलब ये वाला खाद्य, ठीक है, खाद्य फसल है। ठीक है, इसलिए खाद्य यानी कि अन्न फसल है। ये भारत में लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 36% इन 3 राज्यों से जो है तो होता है। ठीक है, 36% उत्पादन जो है चावल का 3 राज्यों से प्रमुख होता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और जो है तो पंजाब का है। ठीक है, और यह जो है तो अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में चावल कितना उत्पादित होता है, तो 13 पश्चिम बंगाल में कितना होता है, 13.62। वहीं अगर हम बात करें जो है तो उत्तर प्रदेश का, यूपी में जो है तो 12.81। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कितना है, 9.96, 9.96% हिस्सा चावल का उत्पादन होता है। और ये सारा का सारा चावल जो है तो मुख्य इसकी फसल किसकी है, ये कोलकाता की है। कोलकाता में सब लोग जो है तो सबसे ज़्यादा जो है तो चावल को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हमें ऑप्शन है ऑरेंज, हुगली, सिंधु और भगीरथी। ठीक है, तो किस नदी में है, तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कहाँ है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं। हमें ऑप्शन है कि पर्वतों पर, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेज़न में, मैदानी भागों में। ठीक है, तो कहाँ होते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अगर हम डेल्टा की बात करें कि डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस तरीके से नदी बहते हुए जाती है तो क्या होता है कि उसमें इस तरीके का कचरा जो है, यहाँ पे ये कचरा लगने लगता है। ठीक है, इस तरीके के कचरा जो है
तो लगने लगता है और नदी जो है तो यहाँ से जाती रहती है और उसके जो है तो कचड़ा लग जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, यही जो है तो डेल्टा है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि जल चलकर नदियों द्वारा ही आता है और नदियाँ क्या करती हैं कि मिट्टी का उसके सामने रास्ते में जो भी कुछ पड़ता है उन सबको वो बहाकर काट कर के जो है तो लेके आती हैं और यहाँ पर वही कचरा जो है तो जमा होता है। ठीक है, जिसे जो है तो हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो अगर हम रेल मार्ग की बात करें, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस रेल मार्ग की जो है तो लंबाई की बात करें तो कितना है, 92.59 किलोमीटर। कितना, 92.59 किलोमीटर जो है तो लंबा है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन है जल परिवहन, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, तो जल मार्ग तो सबसे सस्ता है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यह सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, वायु मार्ग ये वाला जो है तो ऑप्शन इसका सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन वायु मार्ग, यह जो है तो सबसे महंगा साधन है। ठीक है, सड़क मार्ग में सब लोग आम लोग सब चल सकते हैं, थोड़ा बहुत किराया लेके आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है तो एरोप्लेन या हवाई जहाज़ से सफ़र करना है तो उसके लिए आपको एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका किराया बहुत भारी होता है। ठीक है, इसीलिए जो वायु मार्ग है वह सबसे जो है तो महंगा साधन है। लेकिन एक बात है कि ये 24 घंटे के अंदर आपको पूरे विश्व की सैर करा सकता है। ठीक है, रेल मार्ग भी सस्ता है। ठीक है, इसलिए इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांस खाने वाली मछली कौन सी है। ठीक है, इसमें जो है तो ऑप्शन है पिरान्या, झींगा, रोहू और हिल्सा। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इस ये जो है तो इस प्रकार की बनी होती है, ऐसे होती है, इसका जो चित्र होता है पिरान्या मछली का वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो इसका मुख हो गया, ये आँख हो गई। ठीक है, ये जो है इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये पंख हो गया, यहाँ भी पंख हो गए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, अमेजन के मैदानों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, इसका जो है तो ऑप्शन नंबर जो है तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ये वाला बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। यह भारतीय गैंडा है जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है और यह पूर्वी भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, जहां इसकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, हमें ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा, मध्य रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कहने का मतलब ये है, ये हमारी जो है तो क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इसमें जो है तो ये विषुवत रेखा है और उसके 13.5 डिग्री, उसके उत्तरी गोलार्ध में 13.5 डिग्री पर खींची गई रेखा जो है तो कर्क रेखा है। सॉरी, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ये वाली कर्क रेखा है, ये वाली जो है तो विषुव रेखा है, विषुवत जिसको बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा है ये।
विषुवत, और उस जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, इसका मान 23.5 डिग्री है, इसका मान 0 डिग्री है, इसका मान 23.5 डिग्री है। तो सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये वाला जो है ये पश्चिम है, और ये जो है तो पूरब है। ठीक है, तो सूर्य हमेशा जो है तो पूरब से निकलता है, मतलब यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो सूर्य हमेशा जो है तो वर्ष भर केवल यहाँ चमकता है, यहाँ मतलब कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में चमकता है। यही उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश यही है। यहाँ वर्ष भर सूर्य जो है तो लंबवत चमकता है। कहाँ? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इस प्रकार से है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है मुहाना है, सहायक नदी है, जलप्रपात है, और उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे मुहाना कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब इधर से ये कोई जो है तो कहने का मतलब ये महासागर है, इसमें नदी आकर यहाँ से मिल रही है, इधर से भी आकर, इधर से भी, इधर से भी, जहाँ से आकर के ये मिल रही हैं इसी को मुहाना कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? ठीक है, सबसे नदी बेसिन। ठीक है, सबसे बड़ा जो है तो नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, गंगा यमुना नदी बेसिन। ठीक है, तो अमेजन नदी बेसिन इसका ऑप्शन सही हो जाता है, बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही है, अमेजन नदी बेसिन। बेसिन क्या होता है दोस्तों? हमने बताया ही है, बेसिन जैसे कि ये नदी आ रही है, इसकी ये सहायक नदी है, ये सहायक नदियाँ हैं, ये जो है तो इसकी सहायक नदी हैं। ये नदियाँ जो है तो आकर के और इसमें मिल गई हैं, ये सब सहायक नदी हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ का जल आकर यहाँ आ जाता है। जब यहाँ पर जल की कमी होती है, यहाँ पर जल की कमी होती है, यही जो है तो क्या कहलाती है? नदी बेसिन कहलाती है, यही है नदी बेसिन। ठीक है, नदी बेसिन यही है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है गन्ना एवं जूट, ठीक है, कपास, मक्का, ज्वार, चना व बाजरा। ठीक है, तो इसकी अगर हम नगदी फसलें की बात करें तो नगद फसल हो जाएगी गन्ना एवं जूट। ठीक है, इनकी नर्सरी भी तैयार की जाती है, इन्हें रोपण फसलें भी कहते हैं, और इन्हें किसान केवल जो है तो बेचकर नगद राशि प्राप्त करने के लिए उगाता है, खाने के लिए नहीं उगाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाय के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? जो चाय के बागान है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम में पाए जाते हैं। इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही है, चाय के बागान। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। चाय एक जो है तो वाणिज्यिक फसल है या रोपण कृषि है, रोपण फसल है। ये जो चाय है वो कैसी फसल है? रोपण फसल है। इसी को वाणिज्यिक भी बोल देते हैं, वाणिज्यिक फसल है ये। ठीक है, वाणिज्यिक, और इसी को नगदी भी बोल देते हैं, नगदी फसल। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है कि सिल्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हमें ऑप्शन है बिहार व असम, उत्तर प्रदेश, बंगलौर व शिलांग। ठीक है, तो इसका जो है तो बिहार व असम, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सिल्क ऐसे कपड़े जो चिलिकते रहते हैं, जिसमें चिलिक होती है, वो वाले जो कपड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सिल्क कहलाते हैं, जिसका उत्पादन बिहार व असम में होता है। कहाँ पे? बिहार व असम। ठीक है, बिहार व असम में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि हरियाणा का एक प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, कैथल, पेहावा व ज्योतिसर। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है तो ए सही हो जाता है, कुरुक्षेत्र।
ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है। हरियाणा का एक प्रमुख पौराणिक स्थल है कुरुक्षेत्र। यहाँ पे जो है तो कौरव और पांडवों के बीच में जो है तो युद्ध हुआ था। ठीक है, वही है जो है तो कुरुक्षेत्र। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसका असम, ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, असम। असम जो है तो एक जो है तो काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे, असम में। ठीक है। अभ्यारण्य का मतलब होता है जहाँ पे जो प्राणी हैं उनका जो है तो देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो इस प्रकार से है कि मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, हमें ऑप्शन है गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजान व पेरू। ठीक है, तो इसका हो जाता है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन जो है ये मैनियाक का प्रमुख भोजन है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।